नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, हालांकि बातें बहुत सारी की जाती हैं, बातें बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगता है कि सरकार को इतनी आसानी से अपनी मनमानी करने नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले एक के बाद एक ऐसे आए हैं जो सरकार के लिए शर्मनाक हैं, और अगर वाकई सरकार के पास मोरेल होता, नैतिकता होती, तो कई सारे इस्तीफे हो गए होते। मैं आऊंगा, वक्त तक भी आऊंगा और भी बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर है जिसको गोदी मीडिया लगभग दबा गया है, जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, और वो खबर है तमिलनाडु से। होता क्या है कि दिल्ली, यूपी, बिहार, इन सब की खबरें तो नेशनल बन जाती हैं, लेकिन साउथ की खबरें जानबूझकर दबा दी जाती हैं। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, और स्टालिन की सरकार आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कट्टर विरोधियों में है। लगातार स्टालिन केंद्र सरकार से पंगे लेते रहते हैं। वहां पर राज्यपाल बनाकर अपने आदमी को बिठा दिया गया। हर जगह ही आप देखते हैं कि अपने आदमी को राज्यपाल बनाया जाता है। पहले पश्चिम बंगाल में यह हालत हुई थी कि राज्यपाल यही धनखड़ साहब थे और हमारी ममता बनर्जी थी, और अकाउंट ब्लॉकी हो गए थे। ममता बनर्जी ने इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। खैर, इन सज्जन का नाम है RN रवि, और ये हैं तमिलनाडु के राज्यपाल। तमिलनाडु सरकार जितने बिल पास कर करके इनके पास साइन करने के लिए भेज रही थी, ये सारे बिल दबाते जा रहे थे। 10 बिल ऐसे हो गए थे जो तमिलनाडु सरकार ने पास किए थे, लेकिन रवि साहब दबाकर बैठ गए थे। अब सोचिए, कोई सरकार हो, कानून पास करे जिसका विधानसभा में बहुमत हो, और एक राज्यपाल उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाए, इसका क्या मतलब हुआ? तो रवि साहब के खिलाफ, राज्यपाल महोदय के खिलाफ तमिलनाडु सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, कल लाइव ला की अगर रिपोर्टिंग आप देखिए तो RN रवि को शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इनके यहां तो इस्तीफे और शर्म दोनों की कहीं कोई बात नहीं होती। दोनों का वजूद ही नहीं है, ना शर्म का वजूद है, ना ही इस्तीफे का वजूद है। कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई वीटो पावर नहीं होता है जिसमें वो सारे की सारी फाइलें दबाकर बैठ जाए। जिसको पूर्ण बहुमत से विधानसभा के अंदर पास कर दिया गया है, उसको कानून बनने से रोक ले, ऐसी कोई वीटो पावर राज्यपाल के पास नहीं होती। और आप सोचिएगा, राज्यपाल को फटकार लगाते हुए, कड़ी फटकार लगाते हुए, केवल फटकार नहीं लगाई, क्योंकि फटकार तो लगाता रहता है, कभी हाईकोर्ट फटकार लगाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। लेकिन यहां सिर्फ फटकार की बात नहीं है, यहां बाकायदा वो 10 कानून पास माने जाएंगे, ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी सीधे सीधे कहा कि जो राज्यपाल महोदय हैं वो असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। आप सोचिएगा कि राज्यपाल जैसे पद पर बैठे आदमी को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी में जरा सी नैतिकता बची होती और TN रवि में खुद जरा सी नैतिकता बची होती, तो TN रवि साहब को तुरंत राज्यपाल के पद से हटा दिया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में राज्यपाल तो विपक्ष के शासन में बनाए ही इसीलिए गए हैं कि या तो सरकार गिराने में मदद करें, या सरकार जब चल रही हो तो बार बार उसको लंगड़ी लगाएं, बार बार सरकार के फैसलों में उंगली करें और किसी भी तरह से सरकार को परेशान करते रहें। इस काम के लिए राज्यपाल बिठाए गए हैं अलग अलग राज्यों में। और मामला सिर्फ दक्षिण का नहीं है, मामला उत्तर का भी है। कल मैंने बहुत डिटेल में बात की थी, कल का वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त रवैया अपना रहा है। बुलडोजर को लेकर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई पहले। इलाहाबाद में जो 4 लोगों के घर गिरा दिए गए थे अतीक अहमद की प्रॉपर्टी होने के शक में, उसमें कड़ा फैसला दिया। 10-10 लाख सरकार से कहा वापस करे, मुआवजा दे 10-10 लाख रुपए। यानी कि यह साबित किया कि बुलडोजर गलत चल रहे थे। काश इसके साथ यह भी फैसला आया होता कि जिस अधिकारी ने बुलडोजर वाले ऑर्डर पे साइन किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, फिर आप देखते बुलडोजर की कार्रवाइयां आधी हो जाती। इसके अलावा कल एक फैसले में, कल एक टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की पुलिस को बहुत कायदे से फटकारा है, और उसमें भी सिर्फ फटकारा नहीं है, फैसला दिया है। एक मामले को दीवानी मामले में, सिविल मामले को दीवानी मामले में कन्वर्ट कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में लेते हुए यह कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था ने काम करना बंद कर दिया है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।
अब आप अंदाज लगाइए, एक पूरी सरकार के बारे में, यूपी सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह रहा है कि आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो गई है। एक और मामले में चलते हैं, ईडी का मामला है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में एक मामले में यह मांग किया था कि छत्तीसगढ़ में जो नैम घोटाला, नागरिक आपूर्ति निगम का घोटाला है, उसको छत्तीसगढ़ से हटाकर दिल्ली कर दिया जाए, और यह अर्जी दी थी अनुच्छेद 32 में। अब अनुच्छेद 32 जो है वो मौलिक अधिकारों के हनन का है, यानी संविधान से जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका हनन हो रहा है तो इस अनुच्छेद के तहत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ईडी की याचिका खारिज की, बल्कि साफ साफ कहा कि अगर ईडी के मौलिक अधिकार हैं तो उसे लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में भी सोचना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईडी लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में नहीं सोच रही है। इसका और मतलब क्या है? इसका और मतलब यह है कि ईडी लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ईडी को लेकर इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई टिप्पणियां हो चुकी हैं, और उन टिप्पणियों से साफ है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट को रास नहीं आ रही है। अब इन सारे मामलों के तहत देखा जाए कि वक्फ बिल को लेकर क्या हो रहा है। कल वक्फ बिल जो था वो कानून बन गया, तो अब हम उसको वक्फ बिल नहीं कह सकते, अब हम उसको वक्फ कानून कहेंगे। मैं कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के साथ जल्दी ही बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या हो सकता है। लेकिन अगर इन सारी चीजों के तहत अगर हम देखें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्यवाही स्वीकार कर ली है, 16 अप्रैल को जानकारी दी गई है कि कपिल सिब्बल वाली जो जमायतुल उलेमा हिंद की तरफ से जो याचिका दाखिल हुई है, उस मामले में कपिल सिब्बल चाहते थे कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही शुरू हो, तो 16 अप्रैल की डेट दी गई है और 16 अप्रैल को यह कहा गया है कि इसकी सुनवाई होगी। अब यह तो मामला हो गया जमीयत उलमा ए हिंद का, जिसमें कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी जानकारी में कम से कम 7 या 8 मुकदमे और किए गए हैं, अलग अलग लोगों ने किए हैं। ओवैसी साहब ने किए हैं, आप जानते हैं। कांग्रेस के एक सांसद ने किया है, उसको भी आप जानते हैं। और इसके अलावा भी कई इंडिविजुअल्स ने, सरकार ने जो वक्फ कानून में संशोधन किया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब इन सब लोगों का यह दावा है कि इसमें अल्पसंख्यकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, संविधान में अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनका हनन किया गया है। तो अगर यह मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो यह कि सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत सारे भक्तगण सीना पीट रहे हैं कि जब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो फिर इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि इस पर सवाल उठाने वाले देशद्रोही हैं। भैया, किस देश में रहते हो तुम? भारत में रहते तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात तो नहीं करते। अगर सुप्रीम कोर्ट उस केस को एडमिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुमने जो संशोधन किया है वक्फ कानून में, उस पर सवाल उठाना लीगल है। तुम कौन होते हो देशद्रोही और देशभक्ति की बात करने वाले? जब सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुन रहा है जिस केस में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का साफ साफ उल्लंघन किया गया है इस संशोधन में, तो आप कौन होते हैं ये सवाल उठाने वाले कि इसका विरोध करना मुखालिफत होती है? तुम्हारे लिए मोदी भगवान होंगे? कंगना रनावत ने तो कह ही दिया कि मोदी इंसान नहीं है, भगवान है। चुनाव के पहले मोदी कह रहे थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। जनता जब जमीन पर ला देती है, पूर्ण बहुमत तक नहीं मिलता है, तो फिर कहने लगते हैं कि मैं इंसान हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के भक्तों के लिए, आईटी सेल के कुलियों के लिए, बाकी सबके लिए नरेंद्र मोदी जी भगवान होंगे और उनका बनाया कानून भगवान का कानून होगा। लेकिन जब तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह देता है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, और तमिलनाडु सरकार के पक्ष में फैसला दे देता है, जब उत्तर प्रदेश में साफ साफ कहता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, या ईडी से जो मालिकों के इशारों पर विपक्ष के लोगों पर और दूसरे लोगों पर लगातार उत्पीड़न जैसी कार्रवाई करती है, चुनाव आता है और विपक्ष के नेताओं के यहां ईडी पहुंचना शुरू कर देती है, जब उसको कह सकता है कि आपके मौलिक अधिकार अगर हैं तो जनता के मौलिक अधिकार भी हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट स्वीकार जिस चीज को कर रहा है वो आपके हिसाब से गलत है, आपके हिसाब से वो देशद्रोह है। वक्फ बिल का जो पूरा मामला है, वक्फ कानून का जो पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में न केवल गया है, बल्कि यकीन जानिए कि इस पर बहुत तीखी बहस होनी है। और ये जो बहस होनी है, इसमें सरकार क्या सबूत क्या लेकर आती है,
कैसे वो ये साबित करती है कि यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन नहीं है, ये देखना होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को सरकार संतुष्ट नहीं कर पाती है तो यह सरकार की एक बहुत बड़ी हार भी हो सकती है। इसके अलावा देश भर में आंदोलन भी शुरू हो गए हैं। कल की बात है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंगलवार की शाम को वक्फ कानून को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ और इसके दौरान हिंसा भड़क गई। ये बात मैं बार बार कहूंगा कि अपने आंदोलन को किसी भी हालत में हिंसक ना बनने दें। आंदोलन हिंसक बना और समझिए कि नए उमर खालिद और शर्जील इमाम ढूंढ लिए जाएंगे और उनको बरसों बरस जेल में गुजारना पड़ेगा। सरकार ये काम बड़ी आसानी से कर सकती है, बाकी कुछ करे या ना करे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर जो हुआ वो अपने आप में आश्चर्यजनक था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग थे वो जाहिर तौर पर वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे और एनसी के एक विधायक ने इस कानून की एक कॉपी फाड़ दी। इसके बाद जो है जैकेट फाड़ कर लहराई गई। एक एनसी के विधायक थे, उन्होंने जैकेट फाड़ कर लहराई और इसके बाद जो सब कुछ हुआ उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी वहां सरकार है उनके लोगों के बीच में हाथापाई जैसी खबरें आई। अब देखिए सदन के अंदर ये सब तमाशे होते रहते हैं। एनसी को यह साबित करना है कि वो वक्फ कानून के मामले पर बिल्कुल सरकार के खिलाफ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह साबित करना है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए बिल्कुल वो एकदम समर्पित हैं, वो उनके भगवान हैं, तो उनके लिए कुछ भी करेंगे। तो दोनों अपनी अपनी कलाकारियां कर रहे हैं। इन कलाकारियों से बहुत कुछ नहीं होना है, जो होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना है। बीजेपी के अंदर हालत यह है कि असगर अली जो मणिपुर के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे, उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया था तो उनके ऊपर घर पहुंच गए थे लोग, उनके घर में आग वाग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और वक्फ कानून का विरोध किया। अब जनता ने देख लिया है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो आगे उनकी राजनीति को तय करेगा। लेकिन सबसे बुरी हालत में कोई है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। दरअसल हुआ कुल मिलाजुला के यह है कि टीडीपी और नीतीश कुमार की वजह से ही वक्फ का कानून पास हुआ है। अब टीडीपी को तो 4 साल बाद चुनाव लड़ना है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। उनके लोग शांति से इंतजार कर रहे होंगे कि इस समय उठापटक करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो मुस्लिम नेता हैं खास तौर पे, उनके लिए यह चिंता की बात हो गई होगी। सबको टिकट चाहिए, सबको चुनाव लड़ना है और चुनाव में जाएंगे मुस्लिम नेता तो मुसलमानों के वोट के भरोसे ही जाएंगे। वो मुसलमान पलट के पूछेंगे कि भैया वक्फ बिल कानून पर जब जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जो थे वो साथ में खड़े थे, जब ललन सिंह खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे थे, तो आप कहां थे और अब किस मुंह से वोट मांगने आए हैं? तो उस वोट की राजनीति के दबाव में नीतीश कुमार की पार्टी से लगातार पलायन जारी है। ऐसे ही नीतीश कुमार जी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि समझ में नहीं आता है कि उनके दिमागी तवाजुन ठीक है या कुछ गड़बड़ है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रेशर बनाया ही हुआ है। सब जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको किनारे करके अपना मुख्यमंत्री बनाने के मूड में है और अगर उसके पास ज्यादा विधायक आते हैं और इनके पास जेडीयू के पास कम आते हैं और सरकार इन दोनों लोगों की बनती है तो नीतीश कुमार किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। ऐसे में नीतीश कुमार के पास ताकत यही थी कि कुछ लिबरल मुसलमान, कुछ सेकुलर लोग, ये सारे लोग उनको वोट देते थे। अगर ये सारे लोग उनके हाथ से छिटक गए तो ये समझिए कि नीतीश कुमार जी की राजनीति लगभग खत्म होने के दौर में चली गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विन विन सिचुएशन है। नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होगी तो उनके वोट जो हैं वो अपने आप ट्रांसफर होंगे। मुस्लिम सेकुलर वोट छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा जो वोट हैं वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी की ओर ट्रांसफर हो सकते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी सोचती है। तो नीतीश कुमार की पार्टी से लगातार जिस तरह से लोग जा रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए वो चिंता का विषय है। लेकिन अब शायद वो वहां पहुंच गए हैं जहां चिंता विंता करने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। समंदर में, नदी में इतना पानी गंगा जी में बह गया है कि अब शायद उस पानी को रोक पाने या कुछ नया कर पाने की कंडीशन में नीतीश कुमार हैं भी नहीं। तो तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के राज्यपालों, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। इस फैसले ने बताया है कि आप लगातार अपनी मनमानी नहीं कर सकते और अगर यही लॉजिक चलता रहा, बिल्कुल कानून के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वक्फ कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई सख्त टिप्पणी की या रोक लगाई या बाद में पलट दिया, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए यह बहुत शर्म की बात होगी। और इन सब के बीच नीतीश कुमार
जो मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड लगातार बनाते आ रहे हैं, हो सकता है कि वक्फ बिल के तख्ते पर चढ़ जाएं और इस बार उनका मुख्यमंत्री पद उनसे हमेशा के लिए छीन लिया जाए। तो आने वाले वक्त में देश की राजनीति बहुत मजेदार होने वाली है। जैसे जैसे जो अपडेट्स होंगे हम बताते रहेंगे। हमारी कोशिश यह होती है कि गोदी मीडिया जिन खबरों को पचा जाता है उन खबरों को आपके पास लेकर आएं और डिटेल में उसके बारे में आपको बताएं। अगर आपको लगता है कि हमारी कोशिश जरूरी है तो जुड़िए हमारे साथ। हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं आप, बहुत बड़ी ताकत बनती है मेंबरशिप। केवल 3 रुपए रोज यानी 90 रुपए महीने की आप मेंबरशिप अगर हमारी लेते हैं तो वो हमारी बड़ी ताकत बनती है। लिंक वगैरह हमेशा लगातार हम लोग डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल देते हैं। हमारी मेंबरशिप लीजिए, जुड़िए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपके दिल में आता है वीडियो पर कमेंट कीजिए और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।